नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिक एक खबर मंजर आम पर आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के प्लेटफॉर्म से उनकी माँ को गाली दी गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक बात है कि किसी की माँ को गाली नहीं दी जानी चाहिए और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म एक बावक़ार ओहदे पर फायज़ हैं, एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज़ हैं और वज़ीर-ए-आज़म का ये काम होता है कि तमाम हिंदुस्तानियों को बिला लिहाज़ मज़हब, मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़ात पात व इलाक़ा और ज़बान के उनकी यानी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखे, उनकी खुशहाली का, उनकी तरक्की का ख्याल रखे। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म बहुत परेशान हो गए, उनकी माँ को गाली दी गई, इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने इंटरव्यू भी दे डाला, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा अपनी अनजानी जो माँ है उनको गाली दिए जाने पर। और उन्होंने कहा कि मेरे माँ का पॉलिटिक्स से या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये एहसास हो गया है कि माँ की अहमियत क्या होती है। और क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की माँ जब इस दुनिया से गुजर गईं तब हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक बेटे को या बेटों को बाल कटवाने पड़ते हैं या सर मुंडवाने पड़ते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सर नहीं मुंडवाया। तो कई लोगों ने उन पर तनकीद की, खुद हिंदू पंडितों ने तनकीद की और कहा कि ये अपने माँ का नाफरमान है। तो बहरहाल हमें उनके फरमाबरदारी या नाफरमाबरदारी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो कुछ कहा है ये बहुत अहम बात है। नहीं, किसी की माँ को गाली नहीं दी जानी चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म के बारे में हम बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि उनकी माँ को गाली दी गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सोनिया गांधी के बारे में कई मरतबा क्या क्या ख्यालात ज़ाहिर किए थे, जब उन्हें अफसोस नहीं हुआ उस पर हमें अफसोस है। आप ये भी देखेंगे कि $50,000 की गर्लफ्रेंड उन्होंने किसको कहा था, इस बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को कोई अफसोस नहीं हुआ, शायद उस पर हमें अफसोस है। और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माँ का इस कदर ख्याल है, हम उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। यकीन मानिए कि माँ की कदर करने वालों की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उस वक्त उस माँ का दर्द का एहसास नहीं हुआ जब हाफिज़ जुनैद को फ़िरका परस्त दरिंदों ने सिर्फ मज़हब के नाम पर ऐन ईद की यानी चांद रात के दिन कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था, और उसकी माँ का दर्द वज़ीर-ए-आज़म को नहीं हुआ। इसके अलावा आपको बता दूँ इम्तियाज़ को जिंदा सूली पर लटका दिया गया था झारखंड में, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को उस माँ का दर्द महसूस नहीं हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि तबरेज़ 29 दिन का दुल्हा था, उसे दरिंदों ने हुजूमी तशद्दुद के जरिए कत्ल कर दिया था और वज़ीर-ए-आज़म को उसका भी दर्द नहीं हुआ था, उसकी माँ का दर्द उन्होंने महसूस नहीं किया था। मणिपुर में आप अंदाज़ा कीजिए कि 20 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई थी, इस्मतें लूटी गई थी, उनके बाप और माँ के सामने उनके साथ इस तरह की हरकतें की गई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को उनकी माँओं का दर्द महसूस नहीं हुआ। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 79 डेज़ बाद उन्होंने मणिपुर के मामले में अपना मुंह खोला था। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म अगर माँ का एहतराम करते हैं तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को भी चाहिए कि वो दूसरों की माँओं के जज्बात, उनके एहसासात का भी ख्याल रखे। अब कौसर, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक बिल्किस बानो का सवाल है सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि उसके सीने से चिमटी हुई एक 3 साला बेटी को फ़िरका परस्त दरिंदों ने, कम्युनल डॉग्स ने, फ़िरका परस्त कुत्तों ने उसे छीन कर ज़मीन पर पटक दिया था और उसको शहीद कर दिया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को उस माँ का दर्द महसूस नहीं हुआ। अब महसूस हो रहा है सिर्फ एक गाली सुनकर कि मेरी माँ को उन्होंने गाली दी है। हालांकि हम इसकी मुखालिफत करते हैं और आपको यही बताते हैं कि बिल्किस बानो के साथ इन दरिंदों ने, इन कुत्तों ने इज्तिमाई तौर पर मुँह काला किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को बिल्किस बानो
جو ان کی بیٹی کی طرح ہے اس کی ماں کے درد کا احساس نہیں ہوا۔ تو بہرحال کئی ایسے واقعات ہیں، ہجومی تشدد میں بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بے شمار نوجوانوں کو زندہ جلا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا زندہ، لیکن وزیر اعظم کو ان کی ماں کا درد محسوس نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سجاد صاحب؟ دیکھیے، یقیناً آپ نے جو ہے وزیر اعظم کی اس تکلیف کا وزیر اعظم کو احساس ہوا کہ ایک پلیٹ فارم سے آر جے ڈی اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے ان کی ماں کو گالی دی گئی ہے، لیکن اس ماں کے درد کو وہ آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں، جو اپنے بیٹے نجیب کی تلاش آج بھی کر رہی ہے۔ جے این یو یونیورسٹی میں جو ہے نجیب کو کیا ہو گیا، لاپتہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے، یونیورسٹی کیمپس سے ایک نوجوان لاپتہ ہوتا ہے اور اس کی ماں گلی گلی شہر شہر گھومتی ہے، بار بار وزیر اعظم سے اپیلیں کرتی ہے، اور آج تک اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیٹا کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ نہیں معلوم ہے۔ اس کا بھی وزیر اعظم کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہے کن کن ماؤں کو کس کس طریقے سے جو ہے تکلیف پہنچی ہے، اس کی آپ نے جو ہے ایک تفصیلی مطلب ایک واقعات بیان کیے، لیکن ہم کیوں اس واقعے کو بھول جاتے ہیں، سن 2002 کے خطرناک فسادات کو، جب ہزاروں ماؤں کی جو ہے بچوں کے سامنے ماؤں کی موت ہوئی تھی اور ہزاروں بچوں کی ماؤں کے سامنے جو ہے قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی تو ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ اس کہانی کو کون لکھے گا، اس کہانی کو کون بیان کرے گا؟ ان واقعات کو آج بھی جب لوگ دیکھتے ہیں، ان واقعات کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا پھر ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو زمانے میں کہیں کہیں جو ہے ریکارڈ کی گئی تھی، تو درد سے جو ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتے ہیں، غم سے جو ہے لوگوں کے سینے پھٹ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں انسانیت کا ننگا ناچ دیکھنے میں آیا تھا۔ تو یقیناً دیکھیے، ایک بہت بڑے سوالات ہیں کہ وزیر اعظم کو اس بات کا دکھ ہے، یقیناً دکھ ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی ماں کو گالی دی گئی ہے، کس نے گالی دی ہے، کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ پس منظر ہے، لیکن وزیر اعظم کو اپنی ماں کے دکھ کے ساتھ اس ملک کے ہزاروں لوگوں کے ماؤں کے دکھ کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ جب تک انہیں ہزاروں لوگوں کی ماؤں کے درد کا احساس نہیں ہوگا، اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ دیکھیے، سیاست بدترین سیاست کی جا رہی ہے۔ آپ ایس آئی آر کی سیاست کو کیا کہیں گے؟ آپ جو ہے وزیر اعظم کی تقریروں کی تو ایک لمبی جو ہے قطار لگ جائے گی، ہم دیکھیں گے کہ کس کس نوعیت کی تقریریں ان کی جو ہے الیکشن کے دوران میں سامنے آئی ہیں۔ اس وقت انہیں کسی کی ماں کا خیال نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم کی ماں کی موت ہو جاتی ہے، وہ آخری رسومات میں شامل ہوتے ہیں، اور اس 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ ایک جلسے سے تقریر کرتے نظر آتے ہیں۔ آخری رسومات ہونے کے فوری بعد 2-3 بجے تک آخری رسومات ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شام میں جو ہے کسی اور شہر میں ایک بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ماں کے انتم سنسکار کی ذمہ داری مودی کی نہیں تھی، ان کے بڑے بھائی کی تھی، لیکن مودی نے ان کے بڑے بھائی کو پرے کر دیا، اور خود انہوں نے جو ہے وہ انتم سنسکار میں جو ہے حصہ لیا اور آگ دکھائی، ماں کی چتا کو آگ دکھائی تھی۔ تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ تھا۔ بہرحال وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے اب چین سے آنے کے بعد وزیر اعظم نے مدعا بنایا ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک جذبات کا استحصال کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنے کی ایک عجیب و غریب کوشش ہے، اور وزیر اعظم ایسا لگتا ہے کہ اس کوشش میں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر کانگریسی قائدین ہو یا اپوزیشن قائدین ہو، یہی الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ ماں کو ایک یعنی اپنی شہرت کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو گالی دینے پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے، اس شخص کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے
हैं कि जब नोटबंदी नाफिज की गई तो वही माँ, ज़ईफ़ माँ ठहरी थी बैंक के बाहर कतार में। तो कोई माँ को अपनी कतार में ठहराता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म की वालदा को पैसों की ज़रूरत होती तो वज़ीर आज़म को जाके कतार में ठहरना चाहिए था अपनी माँ की बजाय, और अपनी माँ को अपने गोद में उठाए जहाँ आगे बढ़ना चाहिए था। तब कहीं जाकर हम कह सकते थे कि वाकई तुमने बहुत अपनी माँ को चाहा है, सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा कि आपको किरदार का गाजी बनना चाहिए, गुफ्तार का नहीं। सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप ये कहेंगे मैं माँ का फरमाबरदार था, आप ये कहेंगे मेरी माँ से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप माँ से मोहब्बत करते तो फिर मैं समझता हूँ कि वही काम करते जो मुल्क की भलाई के लिए बेहतर होता, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि माँ होता है मुल्क, तो मुल्क को तबाही बर्बादी के जानिब किसने ढकेला, ये भी एक सवाल पैदा होता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि माँ से ज़्यादा मुल्क ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको मुल्क की अहमियत को वाज़े करते हुए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन आप तो कहते हैं कि लिबास देखकर पहचानो, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, और लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करने के लिए उन्हें ऐसे दरअंदाज कहते हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपको मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर भी तशवीश लायक है, जबकि ये भी तो माँओं का काम है। अगर माँ ना होती तो तुम कहाँ होते, ये भी एक सवाल पैदा होता। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ये बात कह दी है, और अब ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको सुनाई है, लेकिन आपको बता दूं कि एक मुकाम है आसाम का गोपालपुर ज़िला, वहाँ पर मुसलमानों के मकानात को अदालती अहकामात के बावजूद भी पूरी तरह मुनहदिम कर दिया गया, बस्तियों को तबाह ताराज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और वहाँ पर भी आज बेशुमार माएँ आंसू बहा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म को उन माओं की फिक्र नहीं है, और बेचारा हिमंत बिस्वा शर्मा जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नक्श राह पर चलना चाहता है, उनके कदमों तले दबना चाहता है शायद, मैं समझता हूँ, और वो भी वज़ीर मोदी की तरह बनना चाहता है। तो बहरहाल उसने जमीयतुल उलमा का एक वफ्द, 7 रुकनी वफ्द है जो दौरा करने वाला है, उस दौरे को देखते हुए उसने पुलिस को हिदायत दी है कि उन पर सख्त नज़र रखी जाए, सख्त चौकसी इख्तियार की जाए। ये जमीयतुल उलमा वाले जो उलमा हैं तो वो कोई उलमा या हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कोई दहशतगर्द है, उस तरह का उसने बयान दिया है सज्जाद साहब। और आपको ये बता दूं कि अब ये जो 7 रुकनी वफ्द है जमीयतुल उलमा का, जो अलग धड़ है, यानी मौलाना मोहम्मद महमूद बंदी की सदारत में जो काम करता है, मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी और मुफ्ती जावेद इकबाल क़ासमी, मौलाना खालिद अनवर और कारी नौशाद आदिल के साथ साथ मौलाना नवीद आलम क़ासमी और मौलाना सलमान पर मुश्तमिल ये जो डेलीगेशन है वहाँ पर जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जमीयतुल उलमा जिसने जंग आज़ादी में, जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया था, और रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी वो उसी की निशानी है, तो ये जो फ़िरका परस्त जहनीत रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखिए, जमीयतुल उलमा ने जो है इस मुल्क की आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया। जी जी। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू गए थे मौलाना मदनी के पास, जी जी, जो है मशवरा लेने के लिए, मौलाना हुसैन मदनी के पास मशवरा लेने के लिए कि ये जो अभी जो पूरा शुभ दौर है, उस ज़माने में यकीनन तकसीम का जो है एक दर्दनाक जो है माहौल पैदा हो गया था। तो उस पूरा शुभ दौर में उन्होंने जमीयतुल उलमा से मदद तलब की थी कि कैसे हम जो है इस माहौल को शांत कर सकते हैं, कैसे मुसलमानों में भरोसा पैदा कर सकते हैं, कैसे मुसलमानों में एतमाद बहाल किया जा सकता है, क्योंकि खून की नदियाँ बह रही थीं, पंजाब से लेके बंगाल तक मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। इतना मतलब एक हिंदू मुस्लिम का इतना माहौल गर्मा गया था पाकिस्तान बनने के बाद कि ऐसा मालूम हो रहा था कि अब मुल्क जो है एक खौफनाक जो है एक हम ये कह सकते हैं कि एक खौफनाक सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मुल्क के हिस्से बखरे हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा मुल्क। उस तरह के हालात इस मुल्क में हो गए थे। तो उन हालात में जमीयतुल उलमा का किरदार रहा है इस मुल्क के मुसलमानों को शांत करने में और इस मुल्क में अमन व आश्ते के लिए। एक जानिब जहाँ महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल की थी, तो दूसरी जानिब जमीयत ने जो है मुसलमानों में एतमाद पैदा करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंधे से कंधा मिला के काम किया था। तो हम कैसे, मतलब ये लोग कैसे फरामोश कर सकते हैं कि यही उलमा थे जिन्होंने 1857 के गदर से लेके 1947 की आज़ादी तक जो है इस मुल्क का साथ दिया और आज भी इस मुल्क का साथ देते आ रहे हैं। आज जो है इस मुल्क की मजबूती के लिए
उलमा के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज उन्हीं उलमा पे जो है उंगली उठाई जा रही है। देखिए कल एक जानिब जो है गांधी मैदान में कांग्रेस और जो है तेजस्वी यादव की रैली थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जमा थे। एक जमे गफ़ीर था, तो दुनिया की तवज्जो वहाँ से हटाने के लिए आसाम में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे और हमेशा सिलसिला चल जी रहा है बिल्कुल। सर तो कल देखिए मौलाना अरशद मदनी का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो काम वहाँ की बसवा शर्मा हुकूमत कर रही है ये एक बहुत ही जो है गैर इंसानी फ़ेल है। आइन के ख़िलाफ़ तो ये है ही, आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है और गैर इंसानी फ़ेल है। और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि नफ़रत की बुनियाद पे आप इक़्तिदार में तो आ सकते हो लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलाने के लिए नफ़रत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मुल्क चलाने के लिए किसी को घर तोड़ने की नहीं घर जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये जो है मौलाना अरशद मदनी ने साफ़ तौर पे कहा था। और देखिए ये सिर्फ़ आसाम ही की बात नहीं है, यूपी में हम देख रहे हैं कि घर तोड़े जा रहे हैं। गुज़िस्ता एक 3-4 दिन पहले लखनऊ में जो है इमामबाड़े के पास एक बस्ती को जो है अवैध करार देते हुए, नाजायज़ करार देते, गैर मजाज करार देते हुए पूरी की पूरी बस्ती तोड़ दी गई। दर्जनों मकान थे वहाँ पे, दर्जनों दुकानें थीं। गरीब लोग, गरीब मुसलमान जो है बड़ी मुश्किल से अपना जो है ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे थे। उनके छतों पे, उनके सरों पे छत नहीं थी, टीन थे उनके सरों पे। तो टीन की उन छतों को भी उनसे छीन लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए लखनऊ में, और बाज़ाब्ता लखनऊ की बीजेपी सरकार ने इसका हुक्म दिया था। और जो वहाँ पे आए थे तोड़ने के लिए, उनके लब और लहजे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुल्क सर करने आए हों, जैसे वो दुश्मनों का मुल्क ख़त्म करने आए हों। और यही बसवा शर्मा की जो है ज़बान भी यही होती जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ। इनको लगता है कि हम मुसलमानों के घर छीनेंगे, मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे, मुसलमानों पे जो है हम एक मुसीबत जो है मुसलमानों पे नाजिल करेंगे तो हम जीत के इक़्तिदार में आएंगे। तो ये काम ख़याली है। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में एक इनकलाब आया है, आज हम देख रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। और आगे अगर इसी तरह के हाल है, वोट चोरी और फिर जो है मशीनों में सेटिंग, ये सब कुछ आप जो है करते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो दो ठोक अंदाज में कहा था संजय रावत ने, जिस दिन जो है मशीनें हटा लोगे, जिस दिन वोट चोरी नहीं होगी, उस दिन एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। आज पूरे मुल्क में बीजेपी का यही हाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक 2014 के बाद का सवाल है, एक रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भगोड़े शोहरों की तादाद में 2014 के बाद से इजाफा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि 2014 ही क्यों, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक अहम बात आपको ये बताना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को लानत कहा जा रहा है, ये लत कही जा रही है, सोशल मीडिया को करार दिया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी बीवियों को भी राहत मिल रही है जिनके शौहर भगोड़े बनकर भाग गए थे, अपनी जिम्मेदारियों से राफराज इख्तियार की थी। अब एक वाक़या हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक खातून है जिसका नाम है शिल्लू। शिल्लू की शादी हुई थी 2017 में। उसके बाद 1 साल तक उसका शौहर उसके साथ रहा और उसके बाद जहेज़ के लिए उसे हिरासत वो परेशान किया जाने लगा और उसके ससुराल वालों ने भी इसी तरह का रवैया इख्तियार किया। तो बहरहाल शौहर फरार हो जाता है, भगोड़ा शौहर था, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है। और अब आप नज़र कीजिए कि ससुराल वाले इस खातून पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इसने अपने शौहर को कत्ल करवाया है। बहरहाल एक बच्चा है उसको, और वो बच्चे को लेकर अपने मायके चले जाती है। लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आजकल आप देखें तो बहुत सबसे ज़्यादा जो मशहूर यानी शोहरत इख्तियार करती जा रही है वो रील्स हैं। और ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर जो रील्स बनाई जाती हैं उस सिलसिले में कहा जाता है कि कई बिछड़े हुए भी मिल रहे हैं। तो बहरहाल इस भगोड़े शौहर का पता चल गया और वो पता चला है लुधियाना में। लुधियाना में वो दूसरी औरत के साथ देखा गया और ये खातून इत्तेफाक से इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी कि उसका शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ नजर आया, अजीबोगरीब हरकतें करते हुए, यानी शोहरत के लिए कुछ जो हरकतें करते हैं ये लोग, तो नजर आया। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह के हालात है। शौहर का नाम जितेंद्र बताया गया है और इस खातून का नाम बताया गया है मरान नगर की शीलू। तो बहरहाल अब देखना यह है कि भगोड़े शौहरों को क्या सोशल मीडिया की मदद से गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस में
खातून ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अब देखना है कि पुलिस लुधियाना पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको हिंदुस्तान के तारीखी शहर हैदराबाद पर खिंद बुनियाद को ले चलते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह एक अजीब व गरीब हरकतें भी की जा रही है फ़िरका परस्तों की जानिब से। और ये सिलसिले में कहा जाता है कि जो बैरूनी रियासत के लोग आए हैं वो हैदराबाद के माहौल को ख़राब कर रहे हैं और हर रोज़ यानी हर दिन एक नया मेला लगाया जा रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं गणेश त्यौहार के बारे में आपको बताते हैं। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं। तड़ीपार तो हम उनको नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें क्लीन चिट मिली है। हम उनको सोहराबुद्दीन शेख का कातिल भी नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो बहरहाल अमित शाह को मेहमान खुसूसी बनाया गया है। वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला है और वो कितने कामयाब वज़ीर दाखिला हैं वो सज्जाद साहब आपको बताएंगे, वो पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो बहरहाल भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने 6 सितंबर को जो जुलूस निकाला जा रहा है उसके लिए अमित शाह को ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया है। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो मोज़म जाही मार्केट और तारीखी चार मीनार की मस्जिद जो है वहाँ खिताब करेंगे। दो अफसोस की बात है कि जो है किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो मन की बात प्रोग्राम आया था इतवार के दिन, उस प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि ऑपरेशन पोलो के बहादुर जवानों को खिराज अदा करने के लिए हैदराबाद में तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। ऑपरेशन पोलो का जो है दिन सिपाहियों को खिराज अदा करने के लिए आपके हैदराबाद में मनाया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये लोग जो है हैदराबाद और तेलंगाना को फोकस कर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको जो है अब तेलंगाना की मिट्टी ज़रख़ेज़ होती नज़र आ रही है बीजेपी के लिए, बीजेपी के नज़रियात के लिए, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के नज़रियात जो है अब नात में जो है नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब वहाँ नॉर्थ को तो उन्होंने जीत लिया है, 10 साल उन्होंने हुकूमत भी कर ली है। अब वहाँ यहाँ तक कहा जा रहा है कि गुजरात में भी लोग परेशान हैं बीजेपी से, बीजेपी की पॉलिसियों से। तो अब उनको नई ज़मीनों की तलाश थी। तो अब ये तेलंगाना उनके लिए एक नई ज़रख़ेज़ ज़मीन महसूस हो रही है, जिसकी वजह से अब देखिए गणेश विसर्जन का जुलूस है। मतलब है कि बाज़ाब्ता गणेश का जो है जुलूस निकलेगा उस दिन, बहुत बड़े पैमाने पे बालापुर से जो है जुलूस आता है। तो अब अमित शाह चार मीनार पे भी ख़ताब करेंगे, मौज़म जाही मार्केट पे भी ख़ताब करेंगे और फिर न जाने किस तरह का ज़हर उगला जाएगा। इससे पहले भी जो है किस तरह के इससे जो है अमित शाह ने तो साफ़ तौर पे कहा था कि बीजेपी आएगी तो फिर हैदराबाद का नाम व निशान मिट जाएगा। ये इस तरह के आपको याद होगा जब बलदी इंतखाबात हुए थे तो तब भी अमित शाह आए थे हैदराबाद और बलदी इंतखाबात में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को आप वोट देंगे तो हैदराबाद का नाम व निशान मिटा दिया जाएगा, हम हैदराबाद को भाग्यनगर बना देंगे। तो अब फिर वो आए हैं। यकीनन बीजेपी जो है बहुत खामोशी के साथ यहाँ रियासत तेलंगाना में जो है अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल पैर दबा के आ रही है और मोदी के बयान को भी और अमित शाह की आमद को भी हम उसी पस मंज़र में देखेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह जो है अपनी तकरीरों के ज़रिए यहाँ पे किस कदर जहर फैलाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो जहर फैलाता है उसका इलाज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में जो पागल कुत्ते होते हैं उन्हें वैक्सीन दी जा रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो लोगों को काटें ना काटें और ना ही जहर फैलाएं। तो बहरहाल कुत्तों से भी होशियार रहिए, क्योंकि बहुत ही अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। खुद हमारे चीफ जस्टिस ने शुक्रिया अदा किया है कुत्तों का कि उन्होंने उन्हें शोहरत दिला दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब ले चल सकते हैं और आपको ये बताते हैं कि अब शहर के जो गणेश जुलूस के दौरान जितने भी मसाजिद आ रही हैं रास्ते में, उनको पर्दों से ढांक दिया जा रहा है और ढांक दिया भी गया है। तकरीबन आपको बता दूं कि शहर में 5 फीट से लेकर जो छोटी मूर्तियां हैं वो उनकी तादाद 1.4 लाख है और 25,000 पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है शहर में, ताकि कोई नक्श अमन का खदशा पैदा ना हो। और वैसे भी आपने देखा मिलादुन नबी का जुलूस भी निकाला जाने वाला था, लेकिन वो उसे आगे बढ़ाकर
14 तारीख को ये जुलूस रखा गया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बता दें कि एक अहम खबर है और आप अच्छी तरह याद है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को अपने प्रोग्राम में नहीं भूलते, चाहे हमारा वक्त हो ही क्यों ना जाए। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब एक अच्छी खबर यह है कि बेल्जियम ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का, अलहदा रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और कहा इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ भी आयद करने का उसने ऐलान किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने गैर मामूली कार्रवाई की है। और आपको यही बता दूं कि ये कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, बल्कि ये ईसाई अक्सरियती मुल्क है और जहां पर मुसलमानों की जो तादाद है वो तकरीबन 9.6% है जुमला आबादी का, और वहां की जो आबादी है 11.8 मिलियन है और उसका जो रकबा है बहुत बड़ा नहीं है, 30,689 मुरबा किलोमीटर है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उस मुल्क ने पूरे इस्लामी ममालिक को, अरब ममालिक को एक सबक दिया है और कहा है कि हम इसराइली कंपनियों के साथ जो सरकारी माहदे हुए हैं उस पर दोबारा गौर करेंगे और इसराइली परवाज़ों और जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर पाबंदी आयद कर देंगे। और इसराइली के जो यानी वहाँ पर जो नई बस्तियाँ बसाई गई गज़ा में, इसराइली नौ आबादकार जो हैं उनके बनाए हुई मसनूआत का बाइकाट करेंगे, ये बेल्जियम कहता है सज्जा साहब। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या अरब और इस्लामी ममालिक जो हैं उनको कब होश आएगा। देखिए, यकीनन देखिए अरब मुल्कों की खामोशी ने जो है अब उलमा की भी नींद जो है बेदार की है। जी जी। और इंडोनेशिया में जो है दुनिया भर के उलमा का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें गज़ा की सूरत हाल पर गौर व खौज किया जाएगा और अपने हुक्मरानों पे दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। आज देखिए, आज की ताज़ा खबर ये है कि गज़ा में ताज़ा बमबारी की गई जिसमें मज़ीद जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और गज़ा सिटी के इलाकों से लोगों को निकल जाने को कहा गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि आप वीडियोस देखेंगे तो दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। लोग जो है अपना सामान बेसर सामानी की हालत जिसको कहा जाता है, बेसर सामानी की हालत में लोग जो है शहर से साहिल की तरफ जा रहे हैं, खुले मैदानों की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम साहिल की तरफ जा रहे हैं ताकि जो है हमारी जानें बच सकें। वो कह रहे हैं कि पीछे कानों को फाड़ देने वाली बमबारी की आवाज़ें हैं, भयानक बमबारी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल भयानक बमबारी हो रही है और कब किसकी मौत आ जाए कोई जो है यहाँ पे गारंटी नहीं है। और इन हालात में हमें हुक्म दिया गया है इज़राइल की जानिब से कि यहाँ से निकल जाओ। तो अब हम जो है बेसर सामानी की हालत में हम यहाँ से किसी ने जो भी उनके कपड़े हैं, जो भी सामान है, छोटा मोटा सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, कपड़े हैं, ओढ़ने के जो है चादरें हैं, ब्लैंकेट हैं और भी जो है कंबल हैं, वो लेके वो लोग साहिल की तरफ जा रहे हैं। खुले आसमान पर अब उनको ज़िंदगी गुजारनी है, ना पानी है, ना खाना है, ना जो है हालत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सर साहब एक सवाल जी अब मैं चाहूँगा कि एक सवाल के साथ हमारा अपना प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाएँ। जैसे कि आपको बताया है कि इंडोनेशिया में उलमा का बहुत बड़ा और अहम इजलास मुनक़िद हो रहा है, तो क्या उलमा में इस कदर जुर्रत है, वो बेबाकी है कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बचाने के लिए आलमी सतह पर जिहाद का ऐलान करेंगे? बिल्कुल, देखिए अब ये इजलास में मालूम होगा कि ये इजलास क्या फ़ैसला कुन साबित होता है या फिर ये भी जो है उन्हीं तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तरह जो है नशिस्तन गुफ्तम बर्खास्तम वाली जो है वैसी सूरत का जो है हो जाता है। अब ये तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों बाद ही जो है इजलास मुनक़्क़िद होना है। तो इजलास के बाद ही पता चलेगा कि उलमा जो है हमारे कितने मजबूत हैं आज। बिल्कुल आपने सही कहा और इसी सही बात के साथ और इस मैसेज के साथ कि अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह जी से डर भैया, हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।